बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मुशीर एहतसाब वज़ीर दाखिला शहजाद अकबर साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और कहते हैं वज़ीर इत्तलात के शदीद दबाव में इन्होंने काम किया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बयान भी सामने आया है। वो फरमाते हैं जी कि नून लीग जो है वो माफिया की तरह काम कर रही है, बड़ी करप्ट जमात है और एहतसाब के बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि इन हालात में काम करना बहुत मुश्किल था। और उन्होंने साथ ही कहा कि शहजाद अकबर साहब से वो काम लेना चाहिए था जो हम नहीं ले सके, और ये नहीं बताया उन्होंने कि कौन सा काम लेना चाहिए था, लेकिन इस बात का भी उन्होंने इतराफ़ किया है। साथ ही साथ अपोजिशन के हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने बात की कि डील की बातें हो रही हैं और डील की बातें करके माहौल को गरमाया जा रहा है, और महंगाई के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, और सदारती निज़ाम की एक मरतबा फिर से बहस छिड़ पड़ी है और ये बार बार कहा जा रहा है कि सदारती निज़ाम बड़ा ही मौजू है, इससे मुर्सी सियासत का खात्मा होगा। तो कितना मौजू है सियासी सदारती निज़ाम, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और अपोजिशन के जो बैकडोर राब्ते हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि अपोजिशन के जो बहुत से लोग हैं वो इन हाउस तब्दीली पर मुत्तफिक हैं, लेकिन क्या ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्रैक्टर मार्च का भी जो है वो ऐलान कर दिया है। पहले ही लॉन्ग मार्च के ऐलानात हैं, तो अब एक ये ट्रैक्टर मार्च भी, ट्रैक्टर ट्राली मार्च भी होने जा रहा है। तो कितनी इफादियत रखता है, क्योंकि किसानों की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि खाद वाफर मिकदार में है, लेकिन किसान जो हैं वो इससे महरूम नज़र आते हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो जनाब नवाज़ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। सर, ये फरमाइएगा, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा वज़ीर आज़म साहब के बयान पे बाद में बात करता हूँ, पहले वज़ीर इत्तलात जो हैं हमारे फवाद चौधरी साहब, उनके हवाले से बात करूँगा। वो फरमाते हैं कि बड़े ही शदीद दबाव में काम किया है शहजाद अकबर साहब ने, बड़ा इन हालात में काम करना आसान नहीं होता। कौन से ऐसे शदीद दबाव थे जिनमें शहजाद अकबर साहब डिलीवर नहीं कर सके? देखिए, शहजाद अकबर साहब का चले जाना जो है ये तो अभी बहुत सी बातें खुलकर आ जाएंगी। शहजाद अकबर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे तो पता लगता था कि शायद वो पाकिस्तान के नैब के चेयरमैन हैं और उन्होंने उन्हें नवाज शरीफ को फिक्स अप करने के लिए एक असाइनमेंट दी गई है। सही। तो नाकामियां तो थी जब उनके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन जो वो इस तरह पेंट करते थे जैसे पता लगता था कि मुल्क में सबसे ज्यादा बाखबर आदमी वही है और नवाज शरीफ अफेयर्स के मास्टर हैं। ये इस्तीफा दिया नहीं है उन्होंने, उनसे इस्तीफा लिया गया है जी। ऐसे लोगों की बिलाखिर अंजाम यही होता है कि जो इक़्तिदार में कुछ दिन के लिए आए होते हैं, उनको मनसब को दिया जाता है तो वो लगता है कि जैसे उनसे ज्यादा बड़ा कोई दयानतदार आदमी है नहीं है, सारे बाकी चोर हैं। इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ जो इनके मुंह में आता था ये कहते थे, ये उसके लिए उनके लिए लंदन में भी गए, इन्होंने पता नहीं कहां कहां उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर कराए, इन्होंने उनके खिलाफ बहुत सा मवाद भी इकट्ठा किया, लेकिन ये सारे का सारा फेक साबित हुआ। जब ये नाकामियां हुई, उस नाकामियों के बाद कप्तान ने कहा कि आपने मुझे बताया कि आपकी क्या कारकर्दगी है। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन उन्हें गुलाम की, बताया जाता है उसमें बड़े तजादात थे। और वैसे भी एक बात यह है कि काफी अर्सा से ये पस मंजर में थे, इन्होंने जो कुछ गुल खिलाने थे वो खिला चुके। देखिए, एक आदमी ऐसा जो जिसके पास कोई मवाद नहीं है और वो झूठ की बुनियाद पर सारा अपनी इमारत तामीर करता है, बिलाखिर वो इमारत गिर जाती है। ये शहजाद अकबर हो या कोई और हो, वो सब नाकाम होंगे जब आपके पास कुछ है नहीं। आपके पास जब कोई चीज साबित करने के लिए नहीं है तो इस्तेदार ये होता है कि आपने एक झूठ की एक इमारत तामीर की और कहा कि जनाब नवाज शरीफ को हम ले आएंगे, नवाज शरीफ को साहब की अदालत में खड़ा कर देंगे, नवाज शरीफ के खिलाफ फला फला केसेस हैं। इसी तरह उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ भी कहा। शहबाज शरीफ एक केस जीत चुके हैं इनसे लंदन की अदालत में। अगर इनको अब आप ये शहजाद अकबर साहब मुझे नहीं नजर आता ये पाकिस्तान में रहेंगे। सर ये फरमाइएगा, वो शदीद दबाव कौन से थे जिनके बारे में वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि जी बड़े शदीद दबाव में काम किया, काम हो ही नहीं सकता इस तरह के हालात में? देखो, दबाव तो फिर उनका इमरान खान का ही हो सकता है, तो जो बार बार उनको पूछते हो कि मेरे सियासी मुखालफिन के खिलाफ आपने अब तक कुछ
क्या कुछ किया है। बाकी तो दबाव नवाज शरीफ का इन पर तो कोई तो दबाव था, ना ही और किसी और कुव्वत का दबाव हो सकता है। अगर कुछ हो और साबित करने के लिए उनके पास कुछ मवाद हो तो फिर दबाव की कोई बात ही नहीं होती। दबाव तो ये होता है कि या तो वो उन्हें काम करने कोई ना दे रहा हो, खुली छुट्टी थी उनके पास, वजारत दाखिला का भी कोई एक हिस्सा उनके पास था, और उनके पास साहब की ऐसा लगता था जैसे वो नैब के चेयरमैन है और वो सारे फैसले खुद सुना रहे हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि वजीर इत्तलात साहब के बयान पे तो आपने गुफ्तगू की, वजीर आजम साहब ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा डिलीवर नहीं कर सके, इनसे कुछ और काम लेना चाहिए था जो कि हम नहीं ले सके। कुछ और काम के हवाले से तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इशारातन बात की है। वो ऐसे कौन से और काम हो सकते थे जो शहजाद अकबर साहब से लिए जा सकते थे और डिलीवर नहीं कर सके? तो इस तरह के बयानात तो वजीर आजम साहब के पहले भी मंजर आम पर आते रहे हैं। वो कहते रहे कि मेरी सिलेक्शन में गलती थी। जब अगर शुरू से आगाज से देखा जाए तो वो कहते थे जी 6 माह में पता चला कि ऐसे करना है तो वैसे करना है। फिर उन्होंने इसके बाद फिर एतराफ किया कि मेरी सिलेक्शन गलत थी, ये इनको टिकट नहीं। अभी बल्दियाती इंतखाब जब हुए खैबर पख्तूनख्वा के, फिर वही बात दोहराई गई, और अभी फिर वो इनके हवाले से भी कह रहे हैं कि ये भी डिलीवर नहीं कर सके, इनसे भी कुछ और काम लेना चाहिए था। कप्तान को खुश रखना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। इमरान खान को राजी रखना किसी वजीर किसी मशीर के बस की बात नहीं है। वो बहुत कुछ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे सियासी मुखालफिन को फिक्स अप कर दिया जाए, उनसे जेलें भर दी जाए। लेकिन ये इल्जाम तो लगा सकते हैं शहजाद अकबर साहब, लेकिन इल्जाम साबित करना भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात होती है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने सही कहा कि वो डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी हुई। इमरान खान साहब जो चाहते थे वो शहजाद अकबर के बस की बात नहीं थी। ये शहजाद अकबर हो या कोई और आदमी आ जाए, ये इस तरह के जो लोग होते हैं इनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक आप कह लेंगे फेक इंफॉर्मेशन पर, फेक इतलात पर ये अपने सारा मोमेंटम बनाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की सिलेक्शन ये कोई क्रिकेट टीम थोड़ी थी, ये सियासी टीम बनानी थी। इनको अच्छे लोग लेकर आने थे, इनको ऐसे लोग लेकर आने थे जो इंतकाम की आग जिनमें ना भड़कती हो, बल्कि ऐसे लोग लाना चाहिए थे जो इनकी गुड गवर्नेंस को बेहतर यकीनी बनाते। गुड गवर्नेंस को बना नहीं सके, ऐसे ऐसे लोग लाए कि जिनके तजुर्बात किए गए। किसी सूबे में नहीं ऐसा हुआ कि 5-5, 6-6 बड़े सीनियर अफसर 2-2 महीने 3-3 महीने बाद तब्दील होते रहे। इसी तरह वुज़रा नाकाम हुए। वो ये देखें, वुज़रा इत्तलात बार बार तब्दील किए जाते रहे, सूबे में भी ये करते किए जाते रहे, और मरकज में ये मुतमईन ही नहीं होते। तर्जमानों के इजलास इस तरह बुलाते हैं जैसे मुल्की मईशत का को बेहतर बनाने के लिए इजलास है। आए रोज वो तर्जमानों के इजलास बुलाकर उनको डांट डपट करते रहते हैं कि आपके मुंह से मैंने नवाज शरीफ और माफ कुछ नहीं सुना। हर तर्जमान कोशिश ये करता है कि मैं दूसरे तर्जमान से ज्यादा सख्त अल्फाज नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करूं, शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल करूं। ये मुल्क की सियासत नहीं है। मुल्क की सियासत का तकाजा ये है कि आप अपने सियासी मुखालफिन के दिल जीतें और उनको अपने करीब लाएं। आप कहते हैं मैं तो एक करप्ट लोग हैं, इनके हाथ मिलाने के तैयार नहीं हूं। अगर यही आपका तर्ज अमल रहा तो बिल आखिर यही बात है ना कि साहब को नाकामियों का सामना करना पड़ता है। और आपने नाकामी देखें, जब मशीर आप तब्दील करते हैं, सैक करते हैं और उसे में लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आप नाकाम हो गए। आपने अपनी नाकामियों का इस तरह एतराफ किया कि फला आदमी डिलीवर नहीं कर सका। आपने 2-2.5 साल तो उस आदमी को इस हद तक ताकतवर बना दिया कि वो उन 5 मशीरों में से एक मशीर थे जो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते थे। इस आदमी का कोई सियासी कैरियर ही नहीं है। ये आदमी जो है शहजाद अकबर, मुझे मालूम है कि ये बिल्कुल ऐसे ही एक आम से आदमी थे। ना ही इनका कोई पॉलिटिकल कैरियर, ना इनका कोई वकील के हैसियत से कैरियर, ना ही इनका कोई और कोई इस तरह की अच्छी शोहरत थी कि आप लेकर आए हैं और वो आपके लिए काम आएंगे। लेकिन जाहिर है जो भी वो आप लेकर आएंगे, अगर कोई हकायक होंगे तो फिर तो वो डिलीवर कर देगा। जब वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए तो आपने उनको कहा जी शहजाद अकबर साहब आप इस्तीफा दे जाएं, बाइज्जत तौर पर हमें छोड़ दें। सर जो आपके साथ
सर अब उनके इस्तीफे के बाद आप एहतसाब के बयानिए को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एहतसाब का बयानिया जारी रहेगा और उन्होंने तो कहा पार्टी से वाबस्तगी भी रहेगी, एहतसाब भी जारी रहेगा, लेकिन ओवरऑल एहतसाब के बयानिए को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के एहतसाब के अमल को लेकर रिप्रेजेंटेटिव थे वो तो डिलीवर ही नहीं कर सके। देखिए ये तो तयशुदा बात है ना कि 4.25 साल हो गए हैं, इमरान खान अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने सियासी मुखालफीन को फिक्स अप नहीं कर सके। उनसे जेलें भरने का जो उनका ख्वाब था वो पूरा नहीं हुआ। अदालतें उनके अज़ाइम की राह में, उनकी ख्वाहिशात की राह में रुकावट बनी। क्योंकि आप देखें 2 साल से ज्यादा अरसा तो सैयद खुर्शीद शाह रहे, उनके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं पेश कर सके, कोई चालान नहीं पेश कर सके। इसी तरह आप देख रहे हैं कि बाकी और भी लोगों के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनका कोई वजूद नहीं है। जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, मफरूजों की बुनियाद पर लोगों को जेल में भेज देते हैं। आपने पिछले 2-3 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, आपने शाहिद खान अब्बासी को LNG केस में गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद उनकी जमानत होगी, केस अब तक चल रहा है और आप उनके खिलाफ जो मुकदमा बनाना चाहते हैं वो बनाने के बजाय आपने LNG के टर्मिनल का केस बना दिया। आपने LNG की खरीद का जो मुकदमा बनाना था उसमें आपको नाकामी हुई। पता लगा कि वो सब जो था वो कम अज कम पाकिस्तान ने जो LNG खरीदी तो दुनिया के मुकाबले में सबसे सस्ती थी। इसी तरह बहुत से सियासी मुखालफीन को मुझे बताया ना जी कि हुकूमत के अंदर भी कई लोग तो लोगों ने करप्शन किया ना, उनका क्या एहतसाब किया? अगर तो एहतसाब एट पार होता, सब तरफ बराबर के साथ सलूक हो रहा होता तो लोगों को नजर आता। अगर हुकूमत के लोगों का एहतसाब शुरू हो जाए तो ये हुकूमत तो गिर जाती है। इसलिए हुकूमत ने एक तरफा जो एहतसाब किया उसके नताज बड़े खराब निकले हैं। हुकूमत को एहतसाब के मैदान में नाकामियों का एतराफ करना पड़ रहा है और आप आगे देखेंगे कि ये आने वाले दिनों में वो ये कहेंगे, अगर वो इक़्तिदार से निकल गए, जिस तरह उन्होंने अब धमकी दी है कि मुझे इक़्तिदार से निकाल दिया गया तो मैं बड़ा खतरनाक आदमी साबित हूँ। क्या बताएंगे लोगों को कि मुझे एहतसाब नहीं करने दिया गया, लोगों का मुझे लोगों को फिक्स अप नहीं करने दिया गया, मुझे लोगों से जेलें नहीं भरने दी गई। एहतसाब का अमल जो है उसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अदलिया का जो मामला है उसमें जो एहतसाब कोर्ट्स हैं उनका जो मयार है उसमें लोगों ने क्वेश्चन उठाए हैं कि वहां पर दबाव में फैसले होते हैं। इसलिए इसके बावजूद इमरान खान लोगों को फिक्स अप नहीं कर सके। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये भी बार बार कहा जा रहा है कि अपोजिशन, वज़ीर आज़म साहब ने भी तकरीब से खिताब में कह दिया, तर्जुमानों से खिताब में कह दिया कि अपोजिशन जो है वो डील की बातें कर रही है और सियासी माहौल बना रही है। अपोजिशन का काम है सियासी माहौल बनाना और उस माहौल को गरमाना, लेकिन ये बार बार डील की बात क्यों की जाती है बीच में? हालांकि अगर देखा जाए पूरे सिनेरियो में तो इतना अपोजिशन ने डील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया होगा जितना हमारे विफाकी वज़रा ने डील के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। देखिए एक तो डील होती है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल हो जिसके पास इक़्तिदार जो है वो अपनी सियासी कुव्वत के जरिए हो, जिसके पास पीछे पूरी जमात खड़ी हो, तो वो तो कह सकता है कि मैं डील के मामले में कोई बात कर सकता हूँ, मैं कोई जवाब दे सकता हूँ। लेकिन जो हुकूमत विसाखियों पर खड़ी हो और उनके सर पर एक दस्ते शफकत हो, जिन लोगों का दस्ते शफकत हो, डील कौन से लोग करेंगे? इनसे डील कौन करेगा? ना इनसे कोई डील मांगेगा। बात यह है कि इमरान खान इस पोजीशन में ही नहीं है वो किसी को डील दे सके या डील दें। वो बात यह है कि ये सियासी मकासद के लिए और सियासी तौर पर अपने आप को ये जाहिर करने के लिए कि अपोजिशन इतनी कमजोर हो गई है कि वो हमसे भीख मांग रही है, हमसे रियायतें मांग रही है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई सियासतदान इस वक्त इमरान खान के साथ बैठकर डील मांगे। डील मांगनी होगी उनसे जो इमरान खान को लाए। सही हो गया सर। ये भी फरमाइएगा कि सदारती निज़ाम की साथ साथ बातें करते हैं। सदारती निज़ाम पे बहस एक मरतबा फिर से जोर पकड़ चुकी है। पार्लियामेंट के इजलास को हमने देखा, वहाँ पे भी सदारती निज़ाम की बातें होती रहीं, रफाकतें याद दिलाई जाती रहीं, एक दूसरे को उसके माजी के हवाले दिए जाते रहे। अब गवर्नर KP के भी मैदान में उन्होंने कहा जी सदारती निज़ाम से तो मूर्सी सियासत का खात्मा होता है और बड़ा ही बेहतरीन है। आप किस तरह से देखते हैं सदारती निज़ाम को? और ये भी फरमाइएगा कि
सदारती निज़ाम आ जाने से सब क्या बेहतर हो जाएगा? सदारती निज़ाम किस तरह आ जाएगा जी? इतना आसान तो नहीं है ना। सर ये जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं। कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जी। सदारती निज़ाम आ जाएगा? सदारती निज़ाम लाने के लिए इस मुल्क में रेफरेंडम की जरूरत है, आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा। ये काम ना इमरान खान के बस की बात है और ना ही इमरान खान को लाने वालों के बस की बात है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जो कायम हुआ, उसको कोई कुव्वत एब्रोगेट नहीं कर सकती, और जो कोई भी ये कोशिश करेगा वो आइन से गद्दारी होगी। ये सदारती निज़ाम की रट है, इसे खत्म होना चाहिए। सदारती निज़ाम में पंजाब 58% से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जब सदारती निज़ाम होगा तो पंजाब से लीडर जो होगा वो सदर मुंतखब हो जाया करेगा। छोटे सूबों को साथ लेकर चलने के लिए पार्लिमानी निज़ाम हमारे लिए बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये जरूरत है। पार्लिमानी निज़ाम में ये होता है कि उसमें आपको पार्लियामेंट के अरकान की बात भी सुनना पड़ती है। अच्छा सर, ब्रेक लेते हैं सर, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। मजीद इसी सदारती निज़ाम के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी नाज़रीन। सदारती निज़ाम की बहस के ऊपर गुफ्तगू चल रही थी ब्रेक से पहले, और नवाज रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। नवाज साहब, ये फरमाइएगा क्यों हुकूमत ने सदारती निज़ाम की जो वज़रा हैं उन्होंने और जो रहनुमा हैं उन्होंने सदारती निज़ाम की रट पकड़ ली है? क्या बेहतरी उन्हें इस निज़ाम में नज़र आती है? देखो, सदारती निज़ाम की इसलिए लोग बात करते हैं कि मुल्क का सदर ऐसा हो जो सारे के सारे इख्तियारात उसके हाथ में हों। पार्लिमानी निज़ाम होता है, अगर से वज़ीर आज़म बड़ा बाख्तियार होता है, लेकिन वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होता है। और जब पार्लियामेंट होती है उसमें 2 ईवान होते हैं, चारों सूबों के नुमाइंदे उनके सामने भी जवाबदेह होना पड़ता है। ये पार्लिमानी निज़ाम को अगर ये नाकाम बनाने की कोई कोशिश है तो नाकाम बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। माजी में 3-4 बार मुल्क में सदारती निज़ाम आ चुके हैं। उसके तजर्बात के नतीजे में कभी मुल्क टूट गया और कभी आप देखेंगे कभी कुछ हुआ, क्या हुआ, कभी कुछ हुआ। सदारती निज़ाम पाकिस्तान में डिलीवर करने में हमेशा नाकाम रहा है। मेरा ख्याल ये है कि छोटे सूबों को साथ लेकर चलने के लिए पार्लिमानी निज़ाम से बेहतर कोई निज़ाम नहीं है। और ये जब तक ये पार्लिमानी निज़ाम है, मैं समझता हूँ मुल्क में जमहूरियत भी मुस्तहकम रहेगी। ये जो शोशे छोड़े जाते हैं, ये वो लोग छोड़ते हैं जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई फर्द वाहिद तमाम फैसले करे। फर्द वाहिद को फैसले करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता इस मुल्क में। इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर को भी अगर इख्तियार है तो वो पार्लियामेंट के सामने उसको जवाब देना पड़ता है। कानून साजी होती है, उसके लिए भी वजीर आजम को पार्लियामेंट से रजू करना पड़ता है। यहाँ ये चाहते हैं कि एक ऐसा शख्स ईवान सदर में बैठा दिया जाए तो जो जब चाहे पार्लियामेंट को घर भेज दे, जब चाहे वजीर आजम को घर भेज दे। बाजी में 58(2)(b के हमने तजर्बात देखे हैं। अब ये खेल नहीं खेलना जाना चाहिए। इस मुल्क में जो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो वो पार्लियामेंट के एतमाद से अपनी मुद्दत पूरी करे। अगर वो पार्लियामेंट का एतमाद खो बैठे तो उसे वजारत उज़्मा को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये जो बार बार ये तासर दिया जाता है, आर्टिकल लिखाए जा रहे हैं और लोग इससे राग भी लाभ कर रहे हैं, दे रहे हैं कि जी उसके हक में गीत गा रहे हैं कि सदारती निज़ाम यहाँ अमेरिका वाले आप नाफिज करना चाहते हैं। किस तरह का करना चाहते हैं? पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम ही मुल्क को मुत्तहद रखने की एक बड़ी जमानत है और पार्लिमानी निज़ाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। और अगर इस तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो जो पाकिस्तान इस वक्त एक सिस्टम के तहत, एक आइन के तहत मुत्तहद है, उसका शिराजा भी बिखर सकता है। इसलिए जो लोग ये सोच रखते हैं वो गलत सोच रखते हैं। उन्हें अपनी सोच में तब्दीली लानी चाहिए और इस जमहूरी निज़ाम को, जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, उसको मुस्तहकम करना चाहिए।
अच्छा सर, ये फरमाइएगा अपोजिशन के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि अपोजिशन के बैकडोर राब्ते हैं, सियासी मुबस्सरीन तो यही कहते हैं कि ये सहूलतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे अगर ओवरऑल सिनेरियो को देखा जाए। लेकिन अभी राब्ते हो रहे हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन नज़र आती है। कभी कहा जाता है कि तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुत्तफ़िक हो रहे हैं सब बड़े, और फिर कभी कहा जाता है जब बड़ों के बयानात भी देखे जाते हैं तो किसी का कोई बयान होता है, किसी का कोई बयान होता है। तो क्या कोई तब्दीली वाली हलचल है भी, या बस सिर्फ ये जुबानी जमा खर्च है? तब्दीली के लिए हलचल ना होती तो वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों ये कहते कि मुझे निकाल दिया गया तो मैं बड़ा खतरनाक हूँगा और मैं चुप करके बैठूंगा, फिर मैं जब सड़कों पर निकलूंगा तो लोगों को लेकर निकलूंगा। इसका मतलब है कि उनके लाशऊर में एक बात तो बैठ गई है कि उनके चल चलाव का दौर शुरू हो गया है, उनको जाना है। आप देखें जानना किस तरह है, इसका फैसला करना तो वक्त करेगा। क्या तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी? एक तरीका तो बड़ा आसान है, ये दो बड़ी तादी जमातें MKM और मुस्लिम लीग काफ तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएं तो उसी दिन हुकूमत खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि वज़ीर आज़म खुद घबरा कर, सूरत हाल से घबरा कर पार्लियामेंट को तोड़ दें, कौमी असम्बली को तोड़ दें और नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। तीसरा तरीका तो यही है जो लॉन्ग मार्च की सूरत में नजर आ रहा है, जिसमें आप कहते हैं ट्रैक्टर मार्च भी शुरू हो गया, दूसरा हो गया। ये सब बिल आखिर इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाएंगे और इनके अगर 6 अलग अलग कैंप होंगे, लेकिन ये फिर बिल आखिर इकट्ठे इमरान खान की हुकूमत को दबाव में लाने के लिए करेंगे कि इमरान खान पर दबाव डालेंगे कि वो इक़्तिदार छोड़ दें। तो ज़ाहिर है अभी कोई खुफिया राब्ता नहीं हो रहा है अपोजिशन की तरफ से इमरान खान साहब के साथ। अगर राब्ता होगा तो उन लोगों से होगा कि जो लॉन्ग मार्च के रास्ते में रिकॉर्ड बन सकते हैं, या लोग जो ट्रैक्टर मार्च के रास्ते में कुत्ते बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब का हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं और इमरान खान इस सूरत हाल में बहुत घबराए नजर आ रहे हैं। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस चेक होता नजर आ रहा है। मुझे याद है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने भी अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में इसी तरह की बातें की थी कि मेरे जाने के बाद हमालिया रोएगा। अब इमरान खान के जाने के बाद भी तो हमालिया नहीं रोएगा। लोग शुक्र करेंगे कि हमारी जान छूट गई, महंगाई से हमारी जान छूट जाए, लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। नहीं सर, महंगाई की आप बात कर रहे हैं तो क्या आने वाली जो हुकूमत होगी वो महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर लेगी? उनके पास भी तो कोई प्लान होना चाहिए। हालांकि अभी तक उन्होंने महंगाई के हवाले से भी कोई प्लान नहीं दिया। इस मुल्क के वजीर आजम को डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने की कोई हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। मुझे जब मैं देखता हूँ कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत दिन ब दिन गिर रही है तो मेरी परेशानी में इजाफा हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की परेशानी में क्यों नहीं इजाफा होता, इमरान खान की नींद क्यों नहीं आराम होती कि डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है। सर वो कहते हैं, सर वजीर आजम साहब कहते हैं मुझे तो नींद ही नहीं आती रातों को। पिछले साल भी उनसे जब पूछा गया था कि महंगाई बहुत ज्यादा है तो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती। इस साल भी वो कहते हैं नींद नहीं आती, लेकिन बिलाखिर फिर सो तो जाते हैं। लेकिन बात यह है उनकी नींद इस वजह से आराम नहीं है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है। उनकी नींद इस वजह से आराम हो रही है कि उन्हें नजर आ रहा है कि उनका इक़्तिदार खत्म होने वाला है। अगर ये चीज हो गई तो फिर तो नजर आता ना कि आदमी को परेशानी से नींद ना आए। लेकिन उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें चाहिए अपोजिशन को अपने साथ बिठाएं। जिस अपोजिशन लीडर के साथ वो बात करने के लिए तैयार नहीं है उनसे बुलाएं, उन्हें कहें जी आपके तजर्बात से हम इस्तेफादा करना चाहते हैं। हमने 4 साल जो काम किया है उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हम आपसे गाइड लेना चाहते हैं। वो मईशत के बारे में इनको गाइड देंगे। साग डार बैठा हुआ है लंदन में, उससे गाइड लें। आप देखेंगे जिस तरह साग डार ने 100 रुपए से नीचे तक डॉलर ले आए थे, क्या डॉलर नीचे लाने के लिए कोई इनके पास हिकमत अमली नहीं है? आपने मुल्क को IMF के हाथ में गिरवी दे दिया है, सारे के सारे इख्तियारात IMF के लोगों के पास दे दिए हैं। तो उसका नतीजा तो निकलेगा ये बात कि मुल्क के मसाइल बढ़ेंगे, आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, आपकी नींदें आराम होंगी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि PP और नून लीग के राब्तों को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपने कहा किसी किस्म के बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, तो इनके राब्तों को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इनमें बड़ी कुर्बतें बढ़ना शुरू हुई हैं दोबारा से, लेकिन फिर वही बयानात और PP के साथ जो इंतखाबात के हवाले से इख्तलाफात हैं वो बरकरार हैं। तो क्या दोबारा से दूरी का सबब बन सकते हैं? क्योंकि इन हाउस तब्दीली पहले PP चाहती थी, अब ये सब चाह रहे हैं। देखें, अगर तो
गिनती पूरी हो जाती है, कैसे? रावलपिंडी से सीटी बच जाती है, और ये जो लोग लाकर पीटीआई को दिए गए थे ये वापस चले जाते हैं। 6 या 8 आदमी अगर टूटते हैं तो फिर तहरीक एतमाद लाने में कोई देर नहीं लगेगी। पीपल्स पार्टी भी वो चाहती है, मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है, सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर गिनती पूरी नहीं होती तो एक बेमकसद तहरीक का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बारे में बड़ा मुताद है। वो ये समझते हैं कि अगर असम्बलियों से हम इस्तीफे दे दें तो कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन हो सकते हैं। अगर 1 साल रह गया और असम्बलियों से इस्तीफे दे दें सब, तो फिर भी हुकूमत को नए इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे। और उसके उस वक्त देखिए, अब ये कहना कि इमरान खान साहब बच जाएंगे, तहरीक एतमाद शायद ना आए, लेकिन आप देखेंगे कि अलग अलग कैंप होने के बावजूद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये सब इकट्ठे हो जाएंगे जब तहरीक एतमाद के लिए गिनती पूरी हो जाएगी। अच्छा सर, लॉन्ग मार्च की भी बातें हो रही हैं और पहले तो अपोजिशन लॉन्ग मार्च कर रही थी, अब हुकूमत भी लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार है। तो किसके लॉन्ग मार्च को कितना कामयाब देखते हैं, कैसे बनाया जाएगा? क्योंकि शेख साहब तो बार बार कह रहे हैं अपोजिशन को कि आप इस्लामाबाद ना आए, लॉन्ग मार्च की डेट आगे पीछे करें और फिर जितना दिन चाहें, जैसे चाहें, जितना दिन मर्जी रुक जाएं इस्लामाबाद में, लेकिन ये 23 मार्च की जो आपने डेट रखी है वो आगे पीछे करें। मैं डरा नहीं रहा, दहशतगर्दी का बड़ा खतरा है। तो क्या कोई अब लॉन्ग मार्च का दबाव भी है? क्योंकि लॉन्ग मार्च पहले भी बहुत हुए हैं, उनका हासिल हमने कुछ नहीं देखा, जिस तरीके से बयानियां बना के लॉन्ग मार्च किए गए। अपोजिशन तो किसी सूरत में इमरान खान के कहने पर तो लॉन्ग मार्च मुलतवी नहीं करेगी। अगर लॉन्ग मार्च मुलतवी किया गया या उसकी तारीखों को आगे ले जाया गया तो उसके लिए तो दूसरी कुर्सियां जो बात करेंगी। लेकिन आप देखें, मार्च का महीना वो इसलिए कह रहे हैं कि अगस्त के आगे रमजान मुबारक भी आ रहा है, इसलिए ये तारीखें तब्दील शायद ना हो। और मुमकिन है 23 मार्च को जो अपोजिशन लॉन्ग मार्च बनाएगी तो वो भी झंडे उठाकर, पाकिस्तान के झंडे उठाकर मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आए, तो वो भी एक कौमी यकजहती का इज़हार करेंगे। रही बात कि मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि माजी में भी दहशतगर्दी के खदशात रहे, लेकिन इस तरह के लॉन्ग मार्च होते रहे। अब हुकूमत कभी कोविड-19 की आड़ लेती है, कभी दहशतगर्दी की आड़ लेती है, वो हर सूरत में बचना चाहते हैं। अब मुझे लगता है कि वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने जो कहा है कि हम उनको रास्ता देंगे, तो रास्ता देने पर मजबूर हो जाएंगे, रास्ता रोकेंगे तो बड़ा खून खराबा होगा। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को अपोजिशन के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। अगर वो आकर पुरअमन तौर पर एक मकाम पर बैठ जाते हैं तो उनके सिट डाउन का इंतजार करें और उसका नतीजा देखें। बिलाखिर हुकूमत को जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लाखों लोग इमरान खान के खिलाफ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की जमातें लेकर आ गई तो फिर हुकूमत पर दबाव इतना बढ़ जाएगा कि उसे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन सर ऐसा माहौल बन रहा है कि जिसमें मौजूदा हुकूमत को मुस्ताफी होना पड़ जाए। लेकिन सर इमरान खान ने ये कहा कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं बड़ा खतरनाक आदमी। लेकिन सर एक मार्च जो है, सर 1 मार्च जो है वो पंजाब से सिंध जाने के लिए भी तैयार है जी। 1 मार्च पंजाब से सिंध जाने के लिए भी तैयार है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि वो वहां से आएंगे तो हम यहां से जाएंगे और रास्ते में मुलाकातें भी करेंगे। कहां से लोग कहां से लेकर आएंगे जी? अब वो इमरान खान तो नहीं है जो 2014 में जब लॉन्ग मार्च के लिए लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आए थे, उन्हें सिंध की तरफ जाने में तो बहुत ही ज्यादा बुरी नाकामी होगी। सिंध उनके लिए बड़ी बुरी हालात हो गए सिंध में जाने के लिए। पंजाब में किसी हद तक तहरीक इंसाफ के साथ अब लोग हैं, लेकिन आप देखें 46% लोग नवाज शरीफ के साथ हैं पंजाब में, तो इनकी तादाद बहुत कम है। पंजाब में से इनको साथ लोग निकलेंगे कौन से? तो अपोजिशन के साथ निकलेंगे, तो करना अपोजिशन के साथ निकलेंगे कितने लोग हैं सर, अपोजिशन के साथ निकलेंगे, लोग निकलेंगे जी, क्यों नहीं निकलेंगे? लोग तो तंगे पड़े, लोग तो चाहते हैं कि अपोजिशन हार्ड लाइन इख्तियार करे और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे और वो उनके जाने पर मजबूर कर दे।
अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ट्रैक्टर ट्राली मार्च भी हो रहा है, जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया, बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिया, दो मार्च हो रहे हैं, 27 फरवरी का भी मार्च हो रहा है, ट्रैक्टर ट्राली का भी मार्च हो रहा है। ये जो ट्रैक्टर ट्राली का मार्च है, खासल खास बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि किसानों के लिए है, यूरिया खाद का मसला बहुत ज़्यादा मुल्क में हो चुका है, तो क्या इसके फवायद किसानों को हासिल होंगे भी या नहीं, या ये मार्च भी कोई सियासी बयानिए को लेकर चलने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा? ये बिलावल भुट्टो जरदारी का एक सियासी फैसला है। अच्छा। वो किसानों की हमायत हासिल करना चाहते हैं, किसानों की हमदर्दियां हासिल करना चाहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का किसान बड़ा परेशान है, खाद महंगी है, बीज महंगे हैं, हर चीज पे उस पर दबाव है। तो ये वो उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है कि किसानों को बाहर निकालें, और ये किसानों को बाहर निकालने का मतलब ये है कि पंजाब में और सिंध में जो किसान है बहुत बड़ी तादाद में है, अगर वो सड़कों पर निकल आए और सड़कें बंद हो गई और फिर हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। और आप मुझे कल भी मैंने देखा है कि लोग सड़कों पर निकले हुए थे, यहाँ पिंडी में भी मैंने देखा है कि लोग एक जुलूस, बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा था पीपल्स पार्टी का, लोग निकलने के लिए तैयार हैं। सिर्फ सियासी जमातों को फैसला करना है कि वो फैसला कुन जंग के लिए बाहर निकले। सही, सियासी जमातों को फैसला करना है कि फैसला कुन जंग के लिए बाहर निकले। नवाज रज़ा साहब हमारे साथ रहे आज के प्रोग्राम में, और देखना यह है कि अपोजिशन क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है कि अवाम उनके साथ खड़ी हो, और हुकूमत क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है कि किस तरीके से अपोजिशन का जो उनके ऊपर बढ़ता हुआ दिन ब दिन दबाव है, उस दबाव को कम किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।